जिस किसी भी न्यूक्लियस का मास 200 से अधिक हो वो अल्फ़ा डीके प्रोसेस करता है। कारण उसका बहुत बड़ा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अल्फ़ा डीके प्रोसेस क्या होता है, डिस्क्रीट इंटीग्रेशन क्या होता है और अल्फ़ा डीके प्रोसेस क्यों होता है, इसको हम आज जानने वाले हैं। सबसे पहली बात तो अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होता है जो न्यूक्लियस से निकलती है। अल्फ़ा पार्टिकल कुछ भी नहीं है, वो हीलियम का न्यूक्लियस है। और हीलियम का न्यूक्लियस मतलब उसके पास दो प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स भी होता है। सुनिए, हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फ़ा पार्टिकल्स कहा जाता है। और जिस किसी भी न्यूक्लियस का मास 200 से ज़्यादा हो वो क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स को, इमिट्स करते हैं। क्यों करते हैं ये देखिए, कभी भी जब भी किसी भी न्यूक्लियस को बांध करके रखना है, कोई भी न्यूक्लियस जब एग्जिस्ट करता है उसके पीछे 2 कारण है, 2 फोर्स है। एक तो है कोलम्बियन फोर्स, दूसरा क्या है, दूसरा है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंजिंग फोर्स होता है और सबसे ज़्यादा बिगेस्ट फोर्स ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंजिंग होता है। इसका मतलब अगर किसी भी न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाए तो वो फोर्स क्या होगी, कम होने लगती है। है वो कब लगता है, वो लगता है 2 प्रोटॉन्स के बीच में। इन 2 प्रोटॉन्स के बीच में क्या होता है, दोनों प्लस प्लस चार्ज होता है, इसके कारण दोनों के बीच में रिपल्सन होता है। और ये क्या करना चाहता है, ये करना चाहता है कि न्यूक्लियस को अलग करना चाहता है, इसको तोड़ना चाहता है। लेकिन दूसरा जो फोर्स है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स क्या करती है, न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंजिंग फोर्स होती है और वह सबसे ज़्यादा हाई माना जाता है। न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगता है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगता है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स। और ये होता क्या है, न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंजिंग फोर्स है। ये क्या करती है, टोटल पूरे न्यूक्लियस को एक जगह बांध के रखना चाहती है। मतलब जब कभी भी 2 न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ा तो न्यूक्लियर फोर्स का वैल्यू कम होने लगता है। जब हम बात करें छोटे छोटे न्यूक्लियस में क्या होती है, मास नंबर कम होती है, इसके कारण उसके अंदर में न्यूक्लियस कम होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिला के कम होते हैं, वो छोटा होता है। इसका मतलब उस पर जो न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा लग रहा है, कोलम्बियन फोर्स कम लग रहा है। तो न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा लग रहा है, कोलम्बियन फोर्स कम लग रहा है। तो न्यूक्लियर फोर्स में क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स अगर ज़्यादा हो गया तो कोलम्बियन फोर्स को क्या करती है, डोमिनेट कर देती है, डोमिनेट हो जाती है न्यूक्लियर फोर्स। इस पर कोलम्बियन फोर्स पर डोमिनेट हो गई न्यूक्लियर फोर्स। और जब न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करती है कोलम्बियन फोर्स का, इसका मतलब कोलम्बियन फोर्स का वैल्यू कम हो रहा है और न्यूक्लियर फोर्स का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है। इसके कारण से न्यूक्लियस को बांध के रखा जाता है। यही काम होता है बिल्कुल जब हम लोग ऐसा मीडियम साइज के न्यूक्लियस को लें। ठीक है, लेकिन अगर बात करें हम बड़े साइज की न्यूक्लियस का, जिसके बीच में जिसका मास नंबर 200 से ज़्यादा होता है, जिसका भी मास नंबर 200 एटॉमिक मास यूनिट से ज़्यादा होता है। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट से क्या होती है, ज़्यादा होती है मास नंबर, तो वो क्या होता है, उसके बीच में, उसके न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है। डिस्टेंस बढ़ गया, इसका मतलब जो शॉर्ट रेंजिंग फोर्स था, न्यूक्लियर फोर्स था, उसकी वैल्यू कम हो रही है और उस पर डोमिनेट कर जा रहा है कौन, कोलम्बियन फोर्स। जब कोलम्बियन फोर्स उस पर डोमिनेट कर जाती है तो क्या होता है कि ये डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होता है, मतलब अनस्टेबल न्यूक्लियस कहा जाता है। और ये अनस्टेबल होती है, खुद को स्टेबल करना चाहती है। अगर खुद को स्टेबल करना चाहती है तो इसको अब क्या करना पड़ेगा, कुछ आयंस को रिलीज करना पड़ेगा, कुछ न्यूक्लियस को छोड़ना पड़ेगा। इसी वजह से कुछ न्यूक्लियस को छोड़ते हैं और वो कौन से न्यूक्लियस होते हैं, वो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। और वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किसके होते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं। मतलब एक पैकेट होते हैं जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होती है, मतलब 4 उसका मास नंबर और 2 एटॉमिक नंबर। तो जब भी 2 एटॉमिक नंबर मास नंबर आती है तो वहाँ हीलियम का नाम आता है। इसका मतलब जब भी कभी भी डीके प्रोसेस होता है वहाँ पर हीलियम न्यूक्लियस मतलब अल्फा पार्टिकल का इमिशन होता है। यहाँ पर धीरे धीरे ये टॉपिक बहुत मज़ेदार बनते जा रहा है कि जब भी कभी अल्फा पार्टिकल का इमिशन होगा
तो जो एनर्जी होगी अल्फा पार्टिकल्स की वो बहुत कम होती है इन कंपेयर टू एनर्जी ऑफ पोटेंशियल बैरियर। अब ये पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, यहाँ पर बहुत बड़ा नाम आ जाता है। पोटेंशियल बैरियर एक ऐसा बैरियर है जिसमें किसी भी न्यूक्लियस का, जैसे आप समझते हो अर्थ का एक पोटेंशियल बैरियर है, अर्थ का पोटेंशियल फील्ड है। अगर हम इस चौक को ऊपर फेंकें तो ये ऊपर नहीं जा करके नीचे फिर वापस आ जाती है। कारण क्या है? कारण है कि इसको मैंने इतना स्पीड से नहीं फेंका कि ये अर्थ के पोटेंशियल एनर्जी के जो बॉन्ड है उसके बाहर चले जाए, अर्थ के पोटेंशियल एनर्जी का जो फील्ड है उसके बाहर चले जाए। अगर हमको इसके बाहर फेंकना है तो क्या करना पड़ेगा? इसकेप वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा। अगर हम इसकेप वेलोसिटी से इस चौक को यहाँ से फेंक दिए ऊपर वर्टिकली अपवर्ड कर दिए तो इसकी जो पोजीशन होगी वो हमेशा क्या होगी? अर्थ का जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके बाहर चली जाएगी। इसके कारण से ये फिर वापस कभी लौट के नहीं आएगी। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में हीलियम न्यूक्लियस को प्रोजेक्टाइल करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका डायग्राम देखो, एनर्जी डायग्राम यहाँ पर, इसको हम सिंपली डिनोट करते हैं V से, और इधर होता है R। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी R। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है। ठीक है, जब भी कोई पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में अल्फा पार्टिकल्स का जो एनर्जी होता है, अल्फा पार्टिकल का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो बहुत कम होता है इन कंपेयर टू पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर ये जानना जरूरी है। देखिए अल्फा पार्टिकल्स का एनर्जी जो होती है अल्फा पार्टिकल्स का वो होती है 4 to 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 4 से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में अल्फा पार्टिकल्स का एनर्जी होती है। लेकिन जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो होता है 25 to 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब अगर कोई अल्फा पार्टिकल्स में यही फिगर को यहाँ पर बनाता है, अगर कोई पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो अल्फा पार्टिकल्स जो होता है, अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी होती है 4 से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी एनर्जी होती है 25 से 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसके बीच में आसमान और ज़मीन का अंतर है। मतलब एक अल्फा पार्टिकल के बीच में अल्फा पार्टिकल्स के पास बहुत कम एनर्जी है किसके कंपेयर में? एक पोटेंशियल बैरियर के कंपेयर में। अब हो गया दिक्कत वाली बात कि कितना कम एनर्जी वाला पार्टिकल कैसे किसी भी पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके उसमें पास हो सकता है। लेकिन इमिशन तो होता है अल्फा पार्टिकल्स का, ऐसा थोड़ी ना है कि इमिशन नहीं होता अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का इमिशन होता है। अल्फा पार्टिकल का एनर्जी भी कम है, बहुत कम है, 5 गुना कम है। पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होता है, पोटेंशियल एनर्जी का बैरियर बहुत ज़्यादा है किसके कंपेयर में? अल्फा पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी के कंपेयर में। तो ये कैसे जाएगा? इस पोटेंशियल बैरियर को पास कैसे करेगा? इसको पेनिट्रेट करने के लिए, इसको पास करने के लिए इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन इसके पास ज़्यादा एनर्जी है नहीं, तो ये पास आखिर कैसे करेगा? इसका आंसर खोजने के लिए बड़ा दिक्कत हुआ और इसका आंसर क्लासिकल फिजिक्स में मिल पाना अति मुश्किल था। मतलब क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार से अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर नहीं मिल पा रहा है। 4 to 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अधिक कोई कुछ है अल्फा पार्टिकल से, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जो 4 से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन का है वो 25 मेगा इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल बैरियर को पास कैसे कर सकता है? पास कर पाना असंभव है, ये क्लासिकल फिजिक्स कहती है। लेकिन अगर बात करें धीरे धीरे एडवांस रिसर्च की, तो एक साइंटिस्ट थे गैमोस, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, गैमोस थ्योरी। क्वांटम फिजिक्स पढ़े हैं तो वहाँ पर हमने पढ़ा होगा टनलिंग। क्या पढ़ा होगा? टनलिंग, क्वांटम टनलिंग, जो कि पिछले सेमेस्टर में था। मैंने उस पर वीडियो अभी नहीं डाली है। अगर आपकी ज़रूरत है वीडियो की, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो डाल दूंगा क्वांटम टनलिंग का। 1928 में एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज गैमोस। क्या थे? साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज गैमोस। ठीक है, 1928 में साइंटिस्ट का नाम होता है जॉर्ज गैमोस, जो एक रिसर्च पर पहुंच जाते हैं और ये प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं।
वो ये कहते हैं कि अगर क्वांटम फिजिक्स के अनुसार से देखें तो कोई चार्ज पार्टिकल्स में वेव एसोसिएटेड होती है और उस वेव एसोसिएटेड होती हैं, उनका अपना वेव फंक्शन होता है और इसी वेव फंक्शन के कारण से वो चार्ज पार्टिकल्स का अपना एक प्रोबेबिलिटी होता है कि कम एनर्जी होते हुए भी वो ज़्यादा एनर्जी वाले पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर सकता है। क्या बता दिया मैंने बता दिया कि क्वांटम टनलिंग के अनुसार अगर हम ये बतावें कि किसी भी पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल्स के पास कम एनर्जी है तो भी वो ज़्यादा पोटेंशियल बैरियर को पास कर सकता है, इसकी संभावना होती है। देयर इज नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी टू पास एन चार्ज पार्टिकल हैविंग लेस एंड लेस एनर्जी टू कंपेयर टू द पोटेंशियल बैरियर। मतलब हमने क्या करना है, अगर पोटेंशियल बैरियर जो है पोटेंशियल बैरियर उसके कंपेयर में किसी भी चार्ज पार्टिकल का कम एनर्जी है तो भी उसके पास एक नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है कि वो चार्ज पार्टिकल इस बड़े से पोटेंशियल बैरियर को पास करके चला जाए। ऐसा कहाँ से हुआ? ऐसा हो गया क्वांटम टनलिंग के कारण से। तो बच्चों अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं तो नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर पूरा डिटेल में लिखा हुआ और हमारी घरेलू भाषा में लिखा हुआ, इंग्लिश में ही है इंग्लिश में ही लेकिन घरेलू भाषा में है जिसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। आप नोट्स में वैसा ही लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होती है यूरेनियम का, वो 25 से 30 क्यों होती है, कैसे होती है, उसका कैलकुलेशन भी किया हुआ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है ना। तो 1928 में इस प्रॉब्लम का सॉल्व हुआ कि अल्फ़ा डिसइंटीग्रेशन में अल्फ़ा डीके में क्यों होता है ऐसा। अल्फ़ा डीके क्यों होता है? क्योंकि वो जो न्यूक्लियस होती है वो अनस्टेबल हो जाती है, उस पर क्या होती है, उस पर कोलम्बियन फोर्स डोमिनेट कर जाती है न्यूक्लियस फोर्स पर। न्यूक्लियर फोर्स पर यदि कोलम्बियन फोर्स डोमिनेट कर गए तो क्या होती है, अल्फ़ा पार्टिकल का इमिशन स्टार्ट होता है। अल्फ़ा पार्टिकल इमिशन स्टार्ट तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वो न्यूक्लियस स्टेबल हो जाए। अगर वो स्टेबल हो जाएगा तो उसकी जो न्यूक्लियर फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगी इन कंपेयर टू कोलम्बियन फोर्स, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पर देखते हैं क्वांटम टनलिंग क्या होता है। क्वांटम टनलिंग क्या होता है? एक्चुअल में ये प्रॉब्लम हुआ था कि अगर मैं क्या करूं, इसको चौक को फेंकूं ऊपर तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो है, मतलब नहीं जा सकता। अगर मैं इसको एस्केप वेलोसिटी से फेंकें तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल्स का वैल्यू बहुत कम है, उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है और पोटेंशियल बैरियर बहुत ज़्यादा है, तो पोटेंशियल बैरियर को पास कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। सो आगे चलते हैं और देखते हैं इसका आगे क्या है। ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन चार्ज पार्टिकल हैव लेस एनर्जी इन कंपेयर टू द एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पोटेंशियल बैरियर कंपेयर टू द एनर्जी ऑफ पोटेंशियल बैरियर कैन पेनेट्रेट द बैरियर विथ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। मतलब यहाँ पर देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेनेट्रेटिंग अल्फा पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी लेस देन द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर का जो हाइट है उससे कम एनर्जी वाले अल्फा पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, पेनेट्रेट कर जाते हैं। इसी प्रोबेबिलिटी को कहते हैं ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, और ये ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है e टू द पावर -2k2l, 2k2l, और l मतलब होता है विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर। ये क्या होता है मैं इसको जरा सा मिटाने के बाद बता दूंगा। और k2 इक्वल टू होता है 2m × v - e/ h कट। आप जरा ध्यान से सुनो, आपके एग्जाम में अगर सिर्फ 4 नंबर या तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो आप यहाँ तक लिखोगे। अगर आपके एग्जाम में इसका डेरिवेशन आया तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका डेरिवेशन बताने वाले हैं, जहाँ पर हम आपको इसको डिराइव करेंगे, इसका वैल्यू आखिर इतना आता कैसे है, ठीक है। तो मैं ज़रा सा बता दूँ ये विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर क्या होता है। इसके लिए मुझे कुछ मिटाने पड़ेंगे, तो मैं कहाँ मिटा दूँ, मैं ऊपर मिटा देता हूँ, ठीक है। आप देखो क्या होती है, मैं ये फिगर बार बार बना रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे कि ये फिगर जो है पोटेंशियल बैरियर, ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी और हाइट और क्या है
पोटेंशियल एनर्जी और किसके बीच में है, ये पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस के बीच में एक ग्राफ प्लॉटेड किया गया है। ये देखिए आप, इधर आर वेरी कर रहा है, इधर पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रहा है। मतलब यहाँ से अगर कोई पार्टिकल्स को क्या करना हो, पेनिट्रेट करना हो, इधर जाना हो, तो क्या करना पड़ेगा, उसको इस पोटेंशियल एनर्जी की हाइट को पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम वही बता रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की हाइट को पास करना पड़ेगा और पास करने के बाद जो पोटेंशियल विड्थ वो ट्रेवल करेगा उसको एल बोला गया है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स यहाँ है तो डिब्रोगली के कारण, डिब्रोगली हाइपोथेसिस के कारण उस चार्ज पार्टिकल्स में एक वेव एसोसिएटेड होती है और वो वेव क्या होगी, इस तरह से उसका अपना एक वेव फंक्शन होगा, उसका अपना एक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, और वो वेव क्या करेगी, यहाँ से कम एनर्जी होते हुए वो पेनिट्रेट कर जाएगी विथ लेस, और भले इसका एनर्जी पेनिट्रेट करने के बाद कम हो जाए लेकिन फिर भी ये पास करेगी। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग पास करवा दिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ तक जो है, यहाँ तक जब तक वो क्या होगी, यहाँ पर वेरी करिए 1/r के अप्रॉक्स में, मतलब यहाँ से यहाँ तक न्यूक्लियर फोर्स के कारण से इसका होगा वेरी। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स के कारण से, और यहाँ से आगे होगा इसका वेरी किसके कारण से, 1/r के अप्रॉक्स में, क्योंकि कोलम्बियन फोर्स प्रोपोर्शनल होती है 1/r के। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ इसको एल बोले हैं, इसको बोले विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर। एल को क्या बोले, विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर। और ये क्या है, वहीं से K2 क्या है, K2 का वैल्यू कितना होता है, इसको हम डिराइव करेंगे 2mv माइनस ई बाई एच कट, एच कट इक्वल टू h/2 होता है, ये तो आप जानते हैं, विथ स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। आगे एक और वीडियो हम बताते हैं गीगर नटल लॉ, और उन्होंने क्या बताया ये बताते हैं। इसके बाद हम डेरिवेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।